नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और क्या रणनीति होनी चाहिए, अगले हफ्ते क्या करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम बातचीत करेंगे। और आज के दिन आखिरी कारोबारी दिन है जरूर हफ्ते का, लेकिन दबाव अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि लगातार 4-5 दिन की तेज़ी के बाद आज गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो आज इस समय निफ्टी जो है करीब 1% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। 24,777 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। 233 अंक नीचे इस समय निफ्टी। हालांकि इंट्राडे लेवल पे 24,723 का भी लेवल देखने को मिला था, लेकिन इस गिरावट में क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं और पूरी तरीके से बेयर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1566 शेयर एनएससी पे गिरे हुए हैं। 978 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ से बाजार की दिशा क्या होगी। शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं, शरद मिश्रा जी, और बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं। शरद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब जब नई ऊंचाइयां छूते हैं, जब जब नए रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके बाद से एक मुनाफा वसूली, एक गिरावट का दौर देखने को मिलता है। इस गिरावट को क्या गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग वैल्यूएशन को भी लेकर चिंतित है, या फिर आपको लगता है कि ठीक है, एक मुनाफा वसूली है और फिर से रिकवरी आएगी? क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए इस बाजार में? विपुल जी नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। देखिए सर, ऐसा है कि रेगुलरली इस बात को डिस्कस हो रहा है कि बाजार को अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस हाई हैं लेकिन लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। कैरी ट्रेड का पैसा काफी आ रहा है इंडियन मार्केट में। यूएस में एंटिसिपेटेड है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, तो कैरी ट्रेड का पैसा इंडिया में आएगा। उसी एंटिसिपेशन में बाजार गिर नहीं रहा है। लेकिन यूएस फेड ने दोबारा एक नया कैरेट दे दिया कि साहब अब जब 2% के नीचे इन्फ्लेशन आ जाएगा तब हम इंटरेस्ट रेट गिराएंगे। अगर आप बैंक्स को देखें तो बैंक निफ्टी में अपनी ही तरह की प्रॉब्लम चल रही है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो आप देखें, एक्सिस बैंक का 90% पहुंच गया है। आईसीआईसीआई ने 17% की वाई वाई बेसिस पर डिपॉजिट ग्रोथ दिया है, जो अच्छा है। लेकिन बैंक निफ्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब बिकॉज ऑफ ये फैक्ट कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट गिरेगा यूएस में और काफी लिक्विडिटी इंडिया में आएगी, बाजार गिर भी नहीं रहा है प्रॉपरली, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि काफी फ्रॉथी वैल्यूएशंस काफी कई सेक्टर्स में बने हुए हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जहां वैल्यूएशंस हल्के हैं और आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है, वहां पर आप पोजीशन बनाएं या वहां पर बने रहें। जहां वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं वहां से निकल जाने में अभी भलाई है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे आज, तो एक स्पॉट का लेवल है 24,835। ये अगर इसके ऊपर आज निफ्टी क्लोज होता है तो मैं जरूर एक बार निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है वो 51,500 के आसपास का कॉल राइटर का बेस बना हुआ है। तो 51,546, 51,547, ये वो जोन है। मैं क्यों ऐसा बहुत स्पेसिफिक नंबर दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये नंबर क्लॉक होता है तो बैंक निफ्टी में एक बेसिकली बुलिश हायरमी पैटर्न बनता है वीकली चार्ट पर, जो उसको 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट देता है। तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं अगर ऐसा क्लोजर आता है तो बैंक निफ्टी में 52,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा जा सकता है 750 888 के टारगेट के लिए। सिमिलरली निफ्टी में अगर हमें कहीं जो मैंने लेवल बताया 24,834, वो अगर आप वीकली चार्ट्स पर देखें तो लास्ट वीक के क्लोज के ऊपर क्लोज होगा। मींस वो दिखाएगा कि साहब मैं अभी बेरिश नहीं हूं। क्योंकि अगर आप एफआई का डेटा देखें, अभी भी 66% के आसपास लॉन्ग है, 56% तक गिरे थे विपुल जी। लास्ट तक आपको याद हो 80% के लगभग से मैंने डिस्कस करना शुरू किया था। 50% एक बार करेक्शन आ सकता है। वीकली एक्सपायरी में कल देखें तो 32% शॉर्ट पुट कट गया है, लेकिन 15% शॉर्ट कॉल कटा है। ये क्या दिखाता है? ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर ये लेवल आज जो मैंने स्पॉट डिस्कस किया ड्यूरिंग द डे पता चलेगा, तो मुझे लगता है 25,000 का कॉल ऑप्शन और बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल ऑप्शन ले जाने की एक संभावना बनेगी अगर ये दोनों स्पॉट के ऊपर क्लोजर होता है। अदरवाइज ब्रॉडर रेस में जो आपके दर्शक हैं, सारे कैश के दर्शक हैं, मैं हमेशा उनको कह रहा हूं जहां वैल्यूएशंस महंगे हैं वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। जी, जहां मैनेजमेंट का आने वाले समय में अच्छा गाइडेंस है, पिछले लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, वहां पर बने रहे सर। चलिए। और बड़ी संख्या में सर आपसे प्रश्न पूछने के लिए दर्शकों ने भर भर के सवाल भेजे हैं।
कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल लेने की। और पहला प्रश्न सोनी कुमारी जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही हैं, हेलो विपुल सर जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम। कह रही हैं कि मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। मेरा सवाल है पीसी ज्वेलर्स को लेकर के, 71 के रेट पर लिए हुए हैं और अभी मुझे क्या करना चाहिए? सर, बजट में जब घोषणा हुई थी उसके बाद से हमने देखा कि कस्टम ड्यूटी कटौती के बाद सारे ज्वेलरी सेक्टर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये खबर बीत गई लेकिन जो है ये अभी बनी हुई हैं, 71 के भाव पर लिए हुए हैं, 92 रुपये 58 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। आज जरूर 100% नीचे है लेकिन इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या एक बार के लिए अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या आपको लगता है अभी बने रहना चाहिए? क्या सलाह रहेगी पीसी ज्वेलर्स पर आपकी? देखिए, थोड़ा अगर आप देखें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे, पोजीशन काटना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सेल्स में एक अच्छा नंबर क्लॉक होगा आने वाले इस क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि हमें स्टैम्प ड्यूटी में घटत देखने को मिली है। तो ये आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 83 रुपए के आसपास, जो इस वीक का लो है, और इसके बल ये बने रहिए। मुझे लगता है कि ये अगर प्रीवियस अपना हाई जो करीब 105 के आसपास है वहां तक जाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है एक बार 130 133 के लिए भी जाए। तो राइट द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट एंड्स। 83 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। ठीक। इस बीच अगले दर्शक हैं संजय जी। संजय रतोजा जी का सवाल आया है। कह रहे हैं कि हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरे पास टाटा पावर के 414 के भाव पर 20 शेयर हैं और एनएचपीसी के 96 रुपये के भाव पर 100 शेयर हैं। आपकी राय क्या है, होल्ड या सेल? तो सर, पावर सेक्टर को लेकर के पिछली बार भी आपसे काफ़ी बातचीत हुई थी और लगातार हमारे पास पावर, रेलवे, डिफेंस, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो क्या सलाह रहेगी आपकी? पावर क्षेत्र के अंदर अभी कितनी पावर बाकी आपको दिखाई दे रही है? और इनके दो शेयर हैं, एक तो टाटा पावर के हैं जो कि 414 पे लिए हुए हैं, 467 का भाव देखने को मिल रहा है। एनएचपीसी में अभी प्रॉफिट में है। क्या यहाँ पर अभी बने रहना चाहिए? और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं पावर सेक्टर के अंदर, उसमें आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? देखिए, टाटा पावर में बिल्कुल मैं सलाह दूंगा, बिल्कुल बने रहिए। अगर आप लास्ट क्वार्टर में भी देखें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के, तो पावर डिमांड करीब 8% वाई वाई बेसिस पर कंट्री में बढ़ती हुई दिखाई दी थी। करीब लास्ट 2 महीने में ही, मीन्स फरवरी और मार्च में ही 10% के आसपास का ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो ये सब सीधे सीधे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट को भी मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक हो सकता है रेवेन्यू डबल हो जाए, एबिडा एबिडा और प्रॉफिट भी में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिले। तो ये कमेंट्री है टाटा पावर की। मुझे लगता है बिल्कुल साहब बने रहिए, लंबे नजरिए से बने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा। अगर आप ट्रेडिंग कॉल ले तो टेक्निकल चार्ट्स पे दिखता है कि 400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, बाय ऑन डिप्स है। और इस वीक में जो प्रीवियस 450 के जोन का, सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आ रहा है, वो इसको खींच करके 550 रुपए तक भी लेके जा सकता है। रिजल्ट्स ड्यू हैं, तो आने दीजिए, बने रहिए। एक स्टॉप लॉस इसी वीक का लो, अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है तो 442 रुपए पर डाल लीजिए। अब एनएचपीसी में देखिए क्या है, एक कहीं ना कहीं पिछले एक वीक में सेल साइड प्रेशर देखने को मिला है। कब चलना शुरू करेगा? जैसे ही अभी 103 का भाव है, 110 के ऊपर सस्टेन करे तब आप बुलिश मानिए इसको। 110 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अपने प्रीवियस हाई 120 की तरफ दोबारा जाएगा। लेकिन इस गिरावट में हो सकता है 97 95 तक जाए। देखिएगा 97 95 के पीछे ना जाए, क्योंकि वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो स्टॉप लॉस 95 पे रखिए, 110 के ऊपर बुलिश रहिए 120 के टारगेट के लिए। जी, तो ये बात एनएचपीसी पर निकल करके आती हुई। और एनएचपीसी के साथ साथ चूंकि पावर पे बात हो रही है, सर, बाकी एसजेवीएन, इरेडा, इस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो पावर सेक्टर को लेकर के आपके पसंदीदा शेयर वो कौन से होंगे? क्या पीएसयू की तरफ जाना चाहिए या अदानी पावर, टाटा पावर, इसकी तरफ जाना चाहिए, या फिर थोड़े थोड़े सब रखने चाहिए? पावर सेक्टर को लेकर के आपका व्यू क्या है सर? जी, तो देखिए, अगर आप इरेडा को देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, स्टॉक में कोई वीकनेस नहीं है। तो अभी तक जिस तरह का निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग रह रही है, मुझे लगता है कि 236 का इसको सपोर्ट तोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो जी। पॉजिटिव व्यू बना हुआ है इरेडा में। 236 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। एसजेवीएन मुझे लगता है ज्यादा अच्छा पॉइज्ड है, ये एक बार चलने की कोशिश करेगा। इसका बेस 131 के आसपास है।
टारगेट 170 का आप लेकर के एसजीवीएन में बने रहिए 130 के बेस से। अगर आप विंड एनर्जी के अगर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर देखेंगे विपुल जी, तो वहां ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन है। अगर आप आइनॉक्स विंड को देखें या सुजलॉन को देखें तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ट्रैक्शन है। लेकिन इसके बावजूद आप मुझे लगता है इरेडा में भी बने रहना चाहिए, एसजीवीएन में भी बने रहना चाहिए। तो क्योंकि निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट है और इन स्टॉक्स में भी उस तरह का ब्रेकडाउन आया नहीं है जैसा एंटिसिपेटेड था। जी, चलिए, तो ये राय जो है पावर सेक्टर को लेकर के निकल करके आती हुई, अब जरा बातचीत कर लेते हैं अश्विनी बरोड़े जी से, जो कि कह रहे हैं कि अश्विनी जी कह रही हैं कि हेलो सर, एससीसी बाई कर सकते हैं क्या, क्या लेवल पे हमको ख़रीदना चाहिए, ये समझना चाह रही हैं अश्विनी जी। और अभी अगर एससीसी का भाव देखें तो ये चल रहा है करीब करीब 52 रुपये 82 पैसे के भाव पर। आज आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर लगातार सवाल हमारे पास आते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले एक महीने में करीब 12 साढ़े 12% का रिटर्न इसने दिया है और पिछले 6 महीने में 19% के आसपास। सर, अभी क्या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में खरीदारी करने की कोई गुंजाइश है या अभी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट का फोकस देखें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन पे रहता है। पिछले 4-5 साल में 11 लाख 12 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट प्लान करती है। अगर आप एचसीसी को भी देखें तो लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बैकलॉग था। और ये यहाँ पर अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी देखें तो अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया था। Q4 में 1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक किया था। तो मुझे लगता है कि यहां पर बने रहना चाहिए। आने वाले समय में एक ट्रैक्शन इसके अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे याद पड़ता है 44 रुपए के स्टॉप लॉस से 55 रुपए का टारगेट शेयर हुआ था। विपुल जी, अब आपके जो स्टॉक्स पूछते हैं मैं थोड़ा बहुत उसका लेवल लगा लेता हूं सर। जी तो वो लेवल तो आ गया सर, 44 के स्टॉप लॉस से 55 के लेवल आ गया। किसी दर्शक ने ही पूछा होगा। बने रहिए। इसमें स्टॉप लॉस अब आप अपना रिवाइज कर लीजिए 50 रुपए के आसपास, जो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे सपोर्ट आता है। मुझे लगता है आने वाले समय में 64 से 65 रुपए आपको एचसीसी में देखने को मिल जाएगा। ठीक सर। इस बीच अभिषेक जी का सवाल लेते हैं। अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि अभिषेक जी कह रहे हैं विपुल जी आज प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। बिल्कुल आपका क्वेश्चन ले लिया गया है सर। जुपिटर वैगन के ऊपर इनका सवाल है और ये इन्होंने 658 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। 6 से 9 महीने का इनका नज़रिया है और जानना ये चाहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। जुपिटर वैगन काफ़ी शानदार रैली और उसके बाद से अब फिलहाल थोड़ा सा दबाव में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 610 के आसपास आ चुका है। 700 का लेवल भी इसने क्रॉस किया था। अभी क्या सलाह रहेगी सर? ये अभी नुकसान में है। जी, तो देखिए, अगर आप टोटल इनकम देखें तो 19% वाई इंक्रीज हमें देखने को मिला। एबिडा भी देखें तो 32% हमें सर्ज देखने को मिला है। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल आपको जुपिटर वैगन में बने रहना चाहिए। पिछले 4-5 वीक में देखें तो करीब 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक खिसक गया है, लेकिन सपोर्ट कहाँ बना हुआ है? सपोर्ट 560 के आसपास बना है। तो आप क्या करें, एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 570 का। तो 570 के नीचे किसी वीक में खिसक जाए, काट लीजिए। लेकिन मुझे लगता है ये सस्टेन करेगा। 570 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्ट्रेंथ कब आएगी? जैसे ये 640 के ऊपर चलने लगेगा, 610 का भाव है, स्ट्रेंथ आएगी। ये आपको आने वाले समय में 860 रुपए तक लेकर के जाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि स्टॉप आउट ना हो जाइएगा। तो एक स्टॉप लॉस जरूर जो 570 आपको बताएगा उसके नीचे जाए, दोबारा गिरे, कहीं खरीदने की कोशिश कीजिएगा नीचे। इसका एक ट्रेंड इंटैक्ट है, हो सकता है मार्च तक ये आपको 860 रुपए लेकर के जाए। तो एंट्री आपको थोड़ा प्लान करनी पड़ेगी। चलिए, आप आगे बढ़ते हैं और पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। पंकज जी को सबसे पहले तो नमस्कार। पंकज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। कैसे हैं पंकज जी? नमस्कार। थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। अरे सर, बिल्कुल आपका कार्यक्रम है। और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोकारो से बोल रहा हूँ सर। ओहो, बोकारो से आप बोल रहे हैं? झारखंड। हाँ, समझ गए सर। बोकारो मतलब इतनी फेमस जगह है और वहाँ पर इतनी सारी खदानें हैं। बताइए सर, कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल योर एफर्ट। उसके अरे कारण सर, मुझे काफी फायदा भी हुआ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत ऐसे ही आप फायदा कमाते रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बताइए आज का प्रश्न क्या है सर आपका? मेरा पीपीसीएल पे था सर, फिलिप्स कार्बन पे। मैंने
24 जुलाई को करीब 8 दिन पहले लिया है और मैं अभी मुनाफे में हूँ। तो आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं, 284 पे लिया है, 356 आ गया है। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे सर आप? मैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका एक्सपर्ट से व्यू चाहता हूँ। मैं क्या नहीं बिल्कुल सर, हमारे शरद जी हैं और आपको गाइड करेंगे ताकि आपका जो मुनाफा है वो कम से कम सुरक्षित रहे। आज भी 3.25% ऊपर है, 356 का भाव है। सर ठीक ठाक मुनाफे में है और शेयर भी काफ़ी अच्छी रफ्तार में फिलहाल दिखाई दे रहा है। अभी पीसीबीएल में क्या करना चाहिए सर? नतीजे भी अच्छे देखने को मिले थे, कंपनी के जो पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, पिछले एक महीने में करीब 39-40% भाग चुका है। कहाँ पे मुनाफा इनको बुक करना चाहिए और कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको आप? जी, तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, नतीजे बहुत अच्छे हैं कंपनी के, और अगर आप हैं तो बिल्कुल बने रहिए। इस स्टॉक ने अपना प्रीवियस हाई 340 का ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा थोड़ा एग्जॉशन इसके अंदर दिख रहा है क्योंकि काफी चल गया है। आप देखिए करीब 237 रुपए के भाव से 355 रुपए के भाव तक चला है, लेकिन एक चैनल ब्रेकआउट इसके अंदर मुझे दिखता है। मुझे लगता है पोजिशनली होल्ड करेंगे सर तो आपको 400 से 420 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अब इसमें स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप 330 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए। 330 के नीचे किसी वीक में खिसक जाए, वीकली देखिए फ्राइडे टू फ्राइडे, 330 के नीचे खिसक जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अदरवाइज 430 पहला टारगेट और 460 दूसरा टारगेट बने रहिए। चलिए, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और इस बीच हमारे साथ जो अगले दर्शक जुड़े हुए हैं उनका प्रश्न ले। लेकिन सर, हमने पावर की बात की, हमने डिफेंस को लेकर के थोड़ी सी बात हम आपसे करना चाहेंगे। बहुत लोगों को लग रहा है कि अब दूर हो जाना चाहिए, आपकी राय क्या होगी? क्या जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? चाहे मझगांव डॉक हो, एचएएल हो, या फिर हम बात दूसरे शेयरों की करें, आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं सर? देखिए विपुल जी, पहले भी इस बात का डिस्कशन हुआ था कि अब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझिए, मैं पहले भी आपके दर्शकों को कह चुका हूं, फिर कहूंगा, एक आर्ट होती है कि हमको ये समझना पड़ता है लिक्विडिटी फ्लो किस सेक्टर में हो रहा है। लिक्विडिटी हमेशा सेक्टोरली फ्लो करती है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो करती है। हाँ, स्टॉक्स में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि स्टॉक्स फंडामेंटल की वजह से चलते हैं। अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे, डिफेंस के अंदर बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन एक्सपेंशन स्ट्रांग है, तो लंबी अवधि के लिए तो बहुत अच्छा सब कुछ बना हुआ है। लेकिन छोटी अवधि में देखें तो स्टॉक्स महंगे हो गए हैं। लिक्विडिटी कहाँ जा रही है? लिक्विडिटी आप देखें तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आप देखें फार्मा में जा रही है, जिसको किसी ने प्ले ही नहीं किया विपुल जी। आप देखिए फार्मा में कोई सवाल नहीं आते हैं, जबकि बिल्कुल। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा फार्मा को चेस कर रही है। आईटी में देखें कि अच्छी लिक्विडिटी है, और काफी समय से मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूं कि एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस में एक अच्छी लिक्विडिटी हमें देखने को लगातार मिल रही है। तो वहां पर क्या हुआ, आप देखिए स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं, जबकि हम अभी भी ऑटो को, डिफेंस को, रेलवे को ट्रैक कर रहे हैं। गलत बात नहीं है, लेकिन अगर लिक्विडिटी इन सेक्टर्स में है तो वहां आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ही अभी अगर कहीं यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए होते तो सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग को होता, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी बॉन्ड होल्डिंग है वहां पर उनको मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स होते हैं, और सीधे सीधे आपको ट्रैक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिलता। तब शायद आपको पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सर ये जरूर देखिए कि किस सेक्टर में लिक्विडिटी है, वहां पोजीशंस बनाइए। कोई सेक्टोरल एफिनिटी लेकर के मत चलिए, मुझे इसी सेक्टर में बने रहना, चाहे गिरे चाहे बढ़े। वहां आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं, डिफेंस, रेलवे अच्छे सेक्टर्स हैं सर, अच्छा पैसा बना के लंबी अवधि में देंगे। लेकिन अभी कुछ समय के लिए दूर हो जाइए। जब निफ्टी 25,000 के ऊपर कन्विंसिंगली सस्टेन हो जाए, लास्ट टाइम भी विपुल जी मुझे याद पड़ता है मैंने आपके शो में यही बोला था, बिल्कुल सही बात। सस्टेन हो जाए तो दोबारा बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। चलिए, इस बीच एक सेक्टर और है जहां पर आज थोड़ी सी पिटाई देखने को मिल रही है, वो है मेटल सेक्टर। और इस पर मनीष जायसवाल जी का सवाल है। कह रहे हैं सर, मेरा क्वेश्चन शरद सर से है। मेरे पास टाटा स्टील है, बाइंग प्राइस 163 रुपये की है, 430 मेरे क्वांटिटी ले रखी है। इसके अलावा आईआरएफसी पर भी उन्होंने सवाल किया है। तो पहले ज़रा टाटा स्टील पे बात कर लेते हैं, फिर आईआरएफसी पे बात करेंगे, रेलवे शेयरों पे जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। टाटा स्टील सर, मेटल में बार बार
जब लगता है कि अब रिकवरी आएगी, उसके बाद से फिर से सुस्ती आ जाती है। कैसे देख रहे हैं सर आप? अभी टाटा स्टील में क्या करना चाहिए? 158 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने जो खरीदारी की हुई है वो 163 की है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, 4-5 रुपए के ही नुकसान पे हैं। लेकिन मेटल को लेकर के आपका व्यू क्या है सर? देखिए विपुल जी, बीइंग वेरी कैंडिड, मेटल्स को दो ही लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या तो चाइना या भगवान। क्योंकि चाइना का डेटा बहुत ही ओपेक है, बहुत डेटा खुल करके नहीं आता। जब उनको बेचना होता है तो खरीदने का सिग्नल देते हैं, खरीदना होता है तो बेचने का सिग्नल देते हैं। तो मेटल को थोड़ा सा रीड करना डिफिकल्ट है, डेटा फ्लो बहुत डिफिकल्ट है। नाउ इनको इनको केवल चार्टिकली रीड किया जा सकता है मेटल काउंटर्स को। तो मैं जब कभी भी देखता हूं, चार्ट पर ही सब कुछ मेटल में दिखता है। अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील में 10 वीक और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आ गया है। जो जोन था 158 का सपोर्ट का, जो पिछले कई वीक का सपोर्ट जोन था, करीब अप्रैल के बाद का सपोर्ट जोन था, उसी पर स्टॉक खड़ा हुआ है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये आपको नीचे गिर करके 144 145 तक गिरेगा। अगर 158 के ऊपर सस्टेन हो जाता है जहां आज ये है, तो ये दोबारा ऊपर की तरफ 170 की तरफ जाएगा। तो कोई भी मंडे को गैप अप ओपनिंग हो तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 155 का और खड़े हो जाइए। आपको हो सकता है पोजिशनली 170 तक के भाव देखने को मिले, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इंडेक्स के। तो मैं यहाँ पर एक अवॉइड की सलाह दूंगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं सर ट्रेड को तो बिल्कुल कीजिए। अगर आप बने हुए हैं तो मंडे के गैप अप को बहुत इंपॉर्टेंट वे में प्ले कीजिए। मंडे का गैप अप रहे तो आप एक स्टॉप लॉस डालिएगा 155 का और खड़े हो जाइए, बने रहिएगा। टारगेट आपको मिल जाएगा कुछ समय में 170। जी, चलिए, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गजराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। गजराज जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं गजराज जी? बहुत अच्छा हूँ सर, काफी दिनों बाद बात हो रही है आपसे सर। अरे सर बिल्कुल सही बात। काफी दिनों बाद हो। कहाँ से हैं सर आप गजराज जी? सर मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और जुपिटर वैगन्स में वर्किंग में हूँ एज ए अच्छा, सीनियर मैनेजर पार्टी। जुपिटर वैगन में काम कर रहे हैं आप? जी 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 सर। अच्छा, आपके जो कंपनी है उससे जुड़े हुए सवाल बहुत आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो सवाल क्या है आपका राइट सर? सर, राइट सर। मेरा अभी सवाल है सर, दो चीजें हैं। एक तो टाटा टेक का शेयर लिया हुआ है सर मैंने 1110 के भाव में, 50 शेयर है मेरे पास। अच्छा अच्छा, टाटा 1110 के भाव पे टाटा टेक के शेयर आपने लिए हुए हैं, 50 शेयर हैं। जी। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर आप सजेस्ट करें तो होल्ड कर सकता हूँ। चलिए ठीक है। और अगर और दूसरा क्या निकलने की सवाल है? सलाह हो तो फिर दूसरा है सर पीसी ज्वेलर्स पे। अभी पीसी अच्छा ज्वेलर्स, चल रहा अच्छा, है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे। किस भाव पे लिए हैं आपने? ये 45 के भाव का है मेरे पास सर, 500 शेयर। 45, 43, 45 पर। 45, 45 के भाव पे। चलिए, तो डबल हो गए हैं पैसे सर, क्या टेंशन आपको। टाटा टेक्नोलॉजी में जरूर आप लॉस में हैं। 50 शेयर हैं 1110 के भाव पे, 993 का भाव देखने को मिल रहा है। पीसी ज्वेलर्स पे हालांकि हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी अगर आप कमेंट करना चाहें सर। डबल हो चुके हैं इनके पैसे, 45 पे लिया हुआ था। और टाटा टेक्नोलॉजी में अभी ये लॉस में हैं थोड़े बहुत। 1110 पे इनकी खरीद है। पिछले एक महीने में 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में 10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? अंडर परफॉर्म किया है पूरी तरीके से बाजार को इसने। जी जी, तो देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज में वीकनेस है। अगर आप रिजल्ट्स में भी देखेंगे तो कुछ खास चीजें निकल के नहीं आई हैं। सर्विसेज सेगमेंट सिक्वेंशियली देखें तो 1% डाउन है। अगर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट देखें तो 7.5% का सिक्वेंशियल हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़ा सा रिड्यूस हुए हैं। नेट प्रॉफिट बहुत मार्जिनली इंक्रीज होता हुआ दिखा है। देखिए इससे हटिए सर, स्टॉक को हट जाइए। मुझे याद पड़ता है मैंने एफएल इंडिया शेयर किया था विपुल जी, आपको याद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। करीब 1364 रुपए 1360 रुपए के भाव पर 1568 के टारगेट के लिए। इस वीक में उसका हाई करीब जैसा मैं देख पा रहा हूँ 1428-30 के आसपास का हाई था। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है सर। इसमें इसमें आप बिल्कुल जाइए, यहाँ पर अपना ध्यान लगाइए इस पर्टिकुलर कंपनी में। देखिए 500 करोड़ का पहली बार लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू क्लॉक हुआ था। अभी भी देखिएगा रिजल्ट्स आएंगे इसके बहुत अच्छे आएंगे। 5x टॉप लाइन ग्रोथ है पिछले 5 एक साल में। लास्ट क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 42% देखने को मिली थी।
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और ये बार भी मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। 1890 का टारगेट है, 1560 का पहला टारगेट था विपुल जी, 1890 का दूसरा टारगेट है, तो यहाँ पर आप ध्यान लगा सकते हैं। एक बार जी खड़ा करके सर आप बिल्कुल टाटा टेक्नोलॉजी से निकल जाइए और एफएल इंडिया में, एफएल इंडिया देखिए आपको दिया था, परसिस्टेंट सिस्टम दिया था, जी। इन्फोसिस दिया था, टीसीएस दिया था सर, ये सारे शेयर्स डिस्कस हुए। कुछ समय पहले एलटीटीएस दिया था। ये सब शेयर्स में जाइए सर। आने वाले एक दो क्वार्टर में आप ये समझिए कि यूएस में जैसे अब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ गई है। जो टॉप 7 कंपनीज से वहां वहां से लिक्विडिटी एनर्जी में, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में, रियल एस्टेट में आई है और ऑर्डर बुक बढ़ी है इंडियन आईटी की, तो उसके ऊपर कैपिटलाइज कीजिए, वहां पैसा बनाइए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, इस बीच हर्षित चौहान जी हैं, और हर्षित चौहान जी कल दिल्ली आ रहे हैं। लिखे हैं क्या कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। विपुल जी, कल दिल्ली आ रहा हूं और आपसे और अंशुमान जी या मनी 9 के किसी भी मेंबर से मिलने की इच्छा रखता हूं। हो सके तो एक बार रूबरू हो जाएं। आपका मेल बॉक्स ज़रूर चेक करें साहब। अब सर, थोड़ा सा आपने पहले बताया होता, कल हो सकता है शहर से हम बाहर रहें और बहुत सारी पहले से प्लानिंग होती है, तो अगर पहले से पता होता तो निश्चित रूप से आपसे रूबरू होते, और आप सभी दर्शकों से मिलने की इच्छा हम भी रखते हैं। तो थोड़ा सा पहले बताएं और बिल्कुल मेल बॉक्स चेक करेंगे, लेकिन जैसा भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, और उसका रुख करते हैं सौदा मुनाफे का। स्वागत है आपका मनी 9 के इस खास सेगमेंट के अंदर, जिसमें कि हम बताते हैं आपको एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी ट्रेडिंग कॉल दी जा रही है। और इसमें इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारे साझेदार होते हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल दी गई है? शुक्रिया विपुल जी। देखिए, आज भी आपके लिए दो कॉल्स हैं जो कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से मैं लेकर आया हूं। एक ट्रेडिंग कॉल है और एक टेक्निकल कॉल है। दोनों स्टॉक्स कौन से हैं और ट्रेडिंग और टेक्निकल कॉल में क्या अंतर है, ये भी आपको समझाता हूं। जो ट्रेडिंग कॉल है वो है बीकाजी फूड्स पर, जहां आपको खरीदारी करके चलनी है। एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आपको 713 रुपये से लेकर 734 रुपये 90 पैसे इस रेंज में खरीदारी करके चलना है। इस शेयर का जो लक्ष्य है वो 788 रुपये का है और आपको 10.5% के आसपास का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा, और वो भी 16 अगस्त 2024, यानी कि अगले 14 दिन के लिए ही ये कॉल है, इसीलिए इसको ट्रेडिंग कॉल बताया गया है। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 698 रुपए का। 10.5% के आसपास के रिटर्न्स यहां बनते हुए दिखेंगे। जहां तक टेक्निकल कॉल की बात है तो ये है रोजारी बायोटेक का शेयर, जहां पे एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। जो रेकमेंडेड प्राइस या रेंज है वो 815 रुपए से लेकर 867 रुपए 70 पैसे की है। टारगेट यहां पे पहला होगा 952 रुपए का और उसके बाद 999 रुपए तक भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। टेक्निकल कॉल है तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 790 रुपए का है। अगर लक्ष्य आ जाते हैं 952 से 999 रुपए के, तो आपको 16.8% यानी कि तकरीबन 17% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये टेक्निकल कॉल है तो आपको नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा। एचडीएफसी स्काई का मानना है कि 10 दिसंबर 2024 तक ये लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको टेक्निकल कॉल बताया गया, जिसका नजरिया जो है थोड़ा सा आपको ज्यादा लेके चलना है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको ज्यादा बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की कॉल्स बताने के लिए। तो ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का। और इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं, लेकिन मयंक राव जी ने हमें मनी 9 को 40 रुपये भेजे हैं और उनका प्रश्न ले लेते हैं। हालांकि इनका सवाल दो हैं, जोमेटो और सुज़लॉन। तो सुज़लॉन पे बातचीत कर लेते हैं। जोमेटो आज बजेंग स्टॉक्स में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें काफ़ी विस्तारपूर्वक आपको मयंक जी उत्तर मिल जाएगा। सुज़लॉन के इन्होंने 55 रुपये के भाव पर शेयर लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि 1 साल का इनका विज़न है। सुज़लॉन में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है और अब ये तमाम अपने जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तमाम रुकावटें थी उसको पार करके आगे बढ़ रहा है। 71 रुपये 37 पैसे का इस तरफ फिर से 5% का अपर सर्किट लगता हुआ। सर, क्या इसका लक्ष्य दिखाई दे रहा है सुज़लॉन एनर्जी का? लगातार चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है, क्या अभी भी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? इन्होंने तो 55 पे ले रखे हैं, इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। जी तो विपुल जी, जहां तक याद पड़ता है 40-45 रुपए के आसपास आपसे
शेयर डिस्कस हुआ था और क्लाइंट्स को करीब 25 रुपए के आसपास रिकमेंड किया हुआ शेयर है। आप फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें, स्टेलर परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू करीब 50% वाई इंक्रीज होता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड EBITDA 86% इंक्रीज होता हुआ दिखा है। फर्स्ट क्वार्टर का पैट करीब 200%, अगर 300 करोड़ इन मॉनेटरी टर्म्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। लार्जेस्ट एवर ऑर्डर बुक है कंपनी के पास 3.8 गीगावाट की एज ऑन June 24। प्राइमरी एग्जीक्यूशन कंपनी प्रोजेक्ट्स का कर रही है। इंडियन विंड एनर्जी सेक्टर में 5 गीगावाट का इंस्टॉलेशन फाइनेंशियल ईयर 24 में एंटिसिपेटेड है। तो ये सारी चीजें कंपनी को फायदा कर रही हैं। आने वाले समय में भी आप देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। तो जो मैंने लास्ट आपसे शेयर किया था 70 रुपए का स्टॉप लॉस, 70 रुपए का टारगेट, करीब 54 रुपए के भाव पे सजेस्ट हुआ था, वो टारगेट आ गया है। और मैंने आप ही के चैनल पर किसी के साथ, मुझे याद पड़ता है शायद, कि मैंने 80 रुपए का टारगेट शेयर किया था, जिसको अब मैं 95 रुपए की तरफ रिवाइज कर रहा हूं। तो अभी भी इसको खरीदा जा सकता है 65 रुपए के पास, और अभी खरीदिए, थोड़ा 62 रुपए के आसपास खरीदिए, 54 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 80 रुपए और 95 रुपए के टारगेट के लिए इसको बिल्कुल खरीदा जा सकता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच चिराग राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे अपना सवाल पूछने के लिए। चिराग जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं चिराग जी आप? बस एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। नहीं, बढ़िया है, आप हमेशा बढ़िया रहें और रोशनी फैलाते रहें, जैसा कि आपका नाम है चिराग, तो हर जगह आप रोशनी फैलाते रहें। बताइए क्या सवाल है आपका? सर, SBI कार्ड का IPO में 2 लॉट लगे थे। अच्छा। 38 की क्वांटिटी है और 755 का प्राइस है सर। तो अभी तक मैंने होल्ड किया है, पर जितना ऊपर जाना चाहिए उतना सर स्टॉक नहीं जा रहा है। तो क्या करूं, होल्ड करूं या इसमें से निकल जाऊं सर? सवाल थोड़ा सा आपने लेट पूछा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप नुकसान में हैं, और बात सही कह रहे हैं आपकी। जितने भी ये कार्ड वाले कारोबार हैं उसमें दबाव देखने को मिला है, ख़ास तौर से RBI की टिप्पणी के बाद। लगातार सर इसको लेकर के RBI की तरफ से बहुत सारे कंसर्न दिखाई दिए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? एक साल में जब बाज़ार इतनी ऊंचाई पर छू रहा है तो इसने 17% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, अभी IPO से ही होल्ड कर रहे हैं, क्या एक बार के लिए नुकसान बुक करें या बने रहें? आपकी सलाह क्या होगी? 2 लॉट इनको मिले हुए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट खराब हैं। न्यू अकाउंट एडिशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% गिरता हुआ दिखाई दिया है। कॉस्ट टू इनकम 227 बेसिस पॉइंट्स गिरती हुई दिखी है। पैट में 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं और ये कंटिन्यू कर रहा है इस तरह का परफॉर्मेंस। तो देखिए, थोड़ा दिल कड़ा कीजिए, निकल जाइए। चार्ट्स पर भी कुछ खास दिखता नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। बहुत सारे मौके आपको अभी देखिए, आप मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम में मैंने पहले भी ट्रेड शेयर किया था। इसके साथ आप जो जूलर्स हैं वहां पर आप ध्यान लगाइए। PC जूलर देखिए अभी डिस्कस हुआ। आप चाहें तो टाइटन में भी एक बार जा सकते हैं। तो ऐसे सेगमेंट पे रहिए, ऐसे सेक्टर में रहिए जहां पर आने वाले समय में टॉप लाइन ग्रोथ एंटिसिपेटेड है, मार्जिन एक्सपेंशन पॉसिबल है। मैंने देखिए लगातार एग्री एंड एग्री कमोडिटी के स्टॉक शेयर किए हैं, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर सस्ते स्टॉक है, 16 और 40-45 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। इन सब जगहों पे पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए, SBI कार्ड्स को अवॉइड कीजिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो हमारे एक दर्शक बड़े नाराज से दिखाई दे रहे हैं, और अदानी विल्मर पे इनका सवाल है। विनोद जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर प्लीज़ 3 दिन हो गए सवाल भेजते हुए, कभी हमारा भी सवाल ले लिया करो। AWL के 335 रुपये के भाव पर 300 शेयर हैं, होल्ड करें या सेल करें, टारगेट क्या हो सकता है? तो अदानी विल्मर पे सर अभी तो अच्छी खबरें आई हैं और शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? अब डिमर्जर हो रहा है और फूड FMCG बिजनेस जो है वो अदानी विल्मर के हाथ में पूरा जा रहा है। आपकी सलाह क्या होगी अदानी विल्मर को लेकर के? अभी इन्हें क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करें? बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तेजी कब आएगी? जैसे ही 410 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, जो उसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, इसमें एक बड़ी तेजी आएगी और ये स्टॉक आपको 510 से 515 रुपए के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस इसी वीक का लो है 328, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है, तो एक नया स्टॉप लॉस देता हूं 350 का जोन पे स्टॉप लॉस लगाइए।
410 के ऊपर जैसे आपसे शेयर किया चलना शुरू हो तो आपको 510 रुपए 510 रुपए का टारगेट दिखाएगा, आप बने रहिए। बने रहने की सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। वितु राय जी कह रहे हैं, विपुल सर और सरस्वत को नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कह रहे हैं कि सर आप लोगों के कहने पर मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 700 शेयर लिए हुए हैं 300 के रेट पर, 5 साल होल्ड कर सकता हूं, आप कोई गाइडलाइन देंगे? शिपिंग कॉरपोरेशन डिफेंस को लेकर के हम बातचीत पहले भी कर रहे थे, एससीआई को लेकर के सर ये 5 साल का इनका नज़रिया है, तो 5 साल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी होल्ड करके रखें सर। बिल्कुल। हम देखिए, पहले एक बार डिस्कशन आपसे हुआ था, आप देखें तो लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी और डाइवर्सिफाइड फ्लीट प्रोफाइल को देखते हुए। बड़ा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का, बहुत सारे फ्लीट्स हैं, बल्क कैरियर, क्रूड ऑयल टैंकर्स, प्रोडक्ट टैंकर्स, कंटेनर वेसल्स, काफी बड़ा इसका पोर्टफोलियो है। बिजनेस एलपीजी कैरियर, ऑफशोर सप्लाई व्हीकल्स, काफी बड़ा काम है, एक नवरत्ना कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस तरह का फोकस डिफेंस में देखने को मिला था, उसी तरह का फोकस डिफेंस में या शिपिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फ्रेट चार्जेस हैं वो करीब $84 बिलियन के हैं, जिसमें से 60 से 70 बिलियन डॉलर चाइना की कंपनीज को जाता है। तो गवर्नमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगी आने वाले समय में। अभी भी आपने देखा होगा बजट में गवर्नमेंट ने कोशिश की कि एक बार ड्यूटी घटाई जाए, कि आप मेक इन इंडिया कैंपेन चलाने की कोशिश की शिपिंग सेक्टर में। लेकिन लंबी अवधि में आप देखेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडिया में ही होगा, प्रिफर्ड फंडिंग होगी कंपनीज को कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, नया फ्लीट बनाने के लिए, 20 मीटर से ज्यादा बड़े वेसल्स बनाने के लिए। इसके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स मेरे फोकस में है। तो लंबी अवधि के लिए 4 से 5 साल की अवधि के लिए इन दोनों स्टॉक्स पे ध्यान लगाना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आर्ट्रिक्स के नाम से, इन्होंने अपनी जो है आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि हेलो सर, मैं फंस गया हूँ स्टक्ड इन वारी रिन्यूएबल होल्डिंग, 20 शेयर लिए हुए हैं 2400 के भाव पर, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए? वारी को लेकर के पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, अभी देखते हैं क्या हिसाब देखने को मिल रहा है। 1523 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और इन्होंने 2400 रुपये पे ले रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। सर इनको आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या करना चाहिए इनको अब? विपुल जी, स्टॉक का नाम दोबारा रिपीट करें प्लीज। वारी रिन्यूएबल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है सर, मतलब आईडी नहीं, मतलब आर्टिक के नाम से आईडी बनाई, वारी रिन्यूएबल्स के नाम से इन्होंने शेयर लिए हुए 2400 रुपये के भाव पर, अभी 1500 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, तो ठीक ठाक विपुल जी, स्पेलिंग बता दें स्टॉक की प्लीज। WAREE वारी, और उसके बाद रिन्यूएबल की जो है वारी रिन्यूएबल अभी 2400 के आसपास इन्होंने लिया, 1500 आ गया, तो 1000 रुपये के आसपास, 900 रुपये के आसपास का पर शेयर नुकसान हो रहा है जी। तो देखिए, चार्ट ये कंपनी मेरे उसमें नहीं, मैं फोकस में नहीं है, लेकिन जिस तरह की गिरावट है, एक सप्लाई जोन बना हुआ है 1880 के आसपास। इसने अपना क्रिटिकल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज देखने को मिला है, क्रिटिकल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन है। मुझे लगता है इसमें जो गिरावट है वो कम से कम 1300 रुपए तक जाएगी, 1525 का भाव है, और अगर यहाँ 1300 रुपए पे सस्टेन नहीं होती है तो मुझे लगता है 1150 तक भी स्टॉक गिर सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको पोजीशन काट लेनी चाहिए, किसी और अच्छे स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए, लॉस बुक करें, एग्जिट करें। चलिए, लॉस बुक करें, एग्जिट करें, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। रोहित जी कह रहे हैं कि आप पता नहीं क्यों सेम रिपीटेड सेक्टर पे डिस्कशन करते रहते हैं। मेरा क्वेश्चन लीजिए, बालू फोर्ज के 3 शेयर ले रखे हैं 516 रुपये के भाव पर, होल्ड करूं या लॉस बुक करूं? पहली बात तो रोहित जी, जब आप लोगों के सवाल अगर रेलवे पे, अगर मान लीजिए कि डिफेंस पे लगातार आएंगे, PSU शेयरों पे आएंगे, तो हम अलग से कहाँ से डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि हर सेक्टर पे बातचीत करें। शरद जी ने IT के बारे में बात की, शरद जी ने बाकी केमिकल के बारे में बात की, फर्टिलाइज़र के बारे में बात की, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के सवाल रिपीटेड बहुत बड़ी संख्या में इस तरीके के सेक्टर्स पे आएंगे तो हम लोगों को भी मजबूरीवश आपके शेयरों को डिस्कस करना पड़ता है। बालू फोर्ज की आपने बात की है, 516 रुपये पे आपने ले रखे हैं, अभी 494 का भाव है, 2.25% नीचे है। बालू फोर्ज में कुछ दिन पहले भी बहुत सारे सवाल आए थे, एक तरफा रैली रही और अब नीचे आ रहा है सर, तो ये अभी फिलहाल नुकसान में है 516 पे लेकर के। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? पिछले एक महीने में 41-42% जो है ये शेयर चल चुका है,
और अब थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, तो क्या करना चाहिए? अभी लॉस बुक करें या बने रहें सर? जी, तो देखिए, जिस तरह का लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस था कंपनी का और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस था, Q4 रेवेन्यू 17% बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। और अगर आप देखें तो ओवरसीज अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो डिफेंस में करीब 80% रेवेन्यू इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता हुआ दिखाई दिया था, और वहां पर ट्रैक्शन अच्छा है, मैनेजमेंट का मानना है। तो डिस्क्लेमर है कि मैंने क्लाइंट्स को एक सजेशन दिया था करीब 1100 और 1200 रुपए के आसपास इसको खरीदने के लिए। टारगेट 1630 के आसपास था, और उसी के जोन में आकर के अब स्टॉक फंस गया है। तो आप ये समझिए, अगर आप बने हुए हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 1672 का भाव है, और आप एक स्टॉप लॉस इसका लगाइए 1570 के नीचे खिसक जाए, जो इसके लास्ट 3 वीक का कंसोलिडेशन जोन है, ब्रेकआउट जोन है, सपोर्ट जोन है, बाय जोन है, तो 1570 का स्टॉप लॉस आकर बने रहिए। बड़ा मूव कब आएगा? जब लास्ट इस वीक का जो हाई है 1770 उसको तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ व्यू बनेगा। लेकिन ये ट्रेंड इंटैक्ट है, ये 2000 रुपए की तरफ विपुल जी जा रहा है। वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो स्टॉप लॉस आप 1570 के पास रखिए। अगर आप स्टॉप आउट हो जाए तो नीचे खरीदने की कोशिश करिए, लेकिन पोजिशनली मार्च तक होल्ड करेंगे तो 2000 रुपए तक जाएगा। इस क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे देखना। उसके बाद हो सकता है इसके अंदर दोबारा ऊपर की तरफ मूव दिखाई दे। जी, चलिए सुनील बिष्ट जी का सवाल लेते हैं फटाफट। और कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी एंड शरद जी। नमस्कार आपको भी सर। सुनील जी कह रहे हैं मैं मुंबई से हूँ, एक साइट पे कौन से प्राइस में एंट्री लेना ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? लंबी अवधि के लिए एक साइट में निवेश करना चाह रहे हैं, और ये क्षेत्र जो है सर आगे आने वाले समय में काफ़ी बड़ा होने वाला है। खासतौर से ईवी की अगर हम बात करें तो कई सारी कंपनियों के साथ इनका करार हुआ है, और भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है एक साइट का सर आपको? और ओवरऑल इस सेक्टर पे क्या राय रहेगी? 511 के आसपास चल रहा है, आज 4.5% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 6 महीने में 48-49% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। जी, देखिए, कंपनी के पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कई बार क्या होता है, अगर आप पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को पढ़ेंगे देखेंगे तो उसके अंदर एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा होता है इस तरह की कैपेसिटी बनाने के लिए, जो एक्साइड के पास, हमारा राजा के पास है। रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस में भी कंपनी ने नया इनिशिएटिव लिया है। तो अगर आप देखें तो काफी कैपेसिटी कंपनी बढ़ा रही है। करीब 1285 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 24 में ही इन्वेस्टमेंट किया है लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 2300 करोड़ रुपए का किया है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन है। डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मैंने इस स्टॉक को शेयर किया था अपने क्लाइंट्स को 350 रुपए के भाव पर, और मेरा टारगेट 1000 रुपए का है विपुल जी, पोजिशनली करीब 1.5 से 2 साल का व्यू है। तो बिल्कुल बने रहिए। हमारा राजा और एक्साइड में अगर आप हैं तो बिल्कुल बने रहिए। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए आप 480 रुपए पर। 480 इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके नीचे खिसक जाए तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो पोजीशन काट लीजिए। दोबारा नीचे आपको 440, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती तो 440, 500, 450 पे मिले तो रुकिए। अभी जो इमीडिएट टारगेट है मार्च तक का, मुझे लगता है 690, 700 रुपए के टारगेट आपको मार्च तक इसमें भी देखने को मिलेंगे, और पोजीशन 1 से 1.5 साल होल्ड करेंगे तो 1000 रुपए के टारगेट भी देखने को मिलेंगे।